फ्रेंड्स, आज हम MPS 003 भारत लोकतंत्र और विकास का चैप्टर 16 को करेंगे। इसका नाम है हित समूह और नीति निर्माण। इट्स कैसे कि जो इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं, जो हित समूह हैं, वो किस तरह से नीति निर्माण को प्रभावित करते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। ये जो हमारे हित समूह हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे हम। तो अब देख लेते हैं इनकी परिभाषा क्या है हमारे इंटरेस्ट ग्रुप की, और किस तरीके से ऑपरेट करते हैं। ये थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं, आपको देखने में आसानी हो। ये देखो, हित समूह वे संगठन होते हैं जो विशेष मुद्दों या नीतियों पर सरकार पर प्रभाव डालने का प्रयास करते हैं। वे अपने सदस्यों को विशेष हितों की रक्षा करते हैं। जो भी ये हित समूह होते हैं, इनके कुछ जो सदस्य होते हैं, जैसे कि हमारे जो हित समूह होते हैं, वो एक तो व्यापारिक समूह होते हैं, एक पर्यावरण समूह होते हैं, इन्वायरमेंटलिस्ट होते हैं, एक सामाजिक न्याय समूह होते हैं। ये समूह होते हैं, और इनके जो किन सदस्यों के आवाज़ उठा रहे हैं, तो उनके लिए काम करते हैं ये सिर्फ। इस चैप्टर में हित समूह की परिभाषा, कार्यप्रणाली, उनके महत्व, उनकी पारदर्शिता, जवाबदेही और नीति निर्माण प्रक्रिया के बारे में हम पढ़ेंगे। हित समूह क्या होते हैं? हित समूह वे संगठन होते हैं जो विशेष मुद्दों या नीतियों पर सरकार पर प्रभाव डालने की कोशिश करते हैं। उदाहरण के लिए व्यापारिक समूह, पर्यावरण समूह और सामाजिक न्याय समूह आदि। हित समूह का गठन कैसे और क्यों होता है? इनका गठन समान विचारधारा वाले लोग, जिनकी विचारधारा सेम है, किसी एक विचारधारा के लिए ऑपरेट कर रहे हैं। हम सिंपल उदाहरण में इन्वायरमेंटलिस्ट को ले सकते हैं, जो कि पर्यावरण को बचाने के लिए एक विचारधारा है उनकी, कि पर्यावरण को बचाना है, पेड़ों को कटने से रोकना है। तो उनकी एक विचारधारा, इन सभी व्यक्तियों का एक संगठन, एक समूह बन जाता है, और इनके सभी का हित एक समान है, उसकी रक्षा करना चाहते हैं ये। तो इस तरीके से इनका गठन होता है, किसी सेम विचारधारा के विषय में। इसके कुछ कारण: अपने सदस्यों के हितों की रक्षा करना, जो उनके हित हैं, जैसे हमें पेड़ बचाने हैं उनके हित के लिए, और आगे के फ्यूचर के लिए उनके, कि हमें ऑक्सीजन बनी रहे और गर्मी ना ज़्यादा बढ़े। नीति निर्माण में योगदान देना और समाज पर बदलाव डालना, सरकार पे भी प्रेशर डालना कि आप इस तरीके से कानून बनाइए कि आपको सतत विकास हो सके, कि आप हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए कोई नुकसान ना हो सके इस जो हम विकास अब कर रहे हैं। लोकतंत्र की कार्यप्रणाली में हित समूह का महत्व। हित समूह सरकार के विशेष मुद्दों पर विशेष जानकारी प्रदान करते हैं, जो नीति निर्माण में सहायक होती है। क्योंकि ये जो समूह होते हैं, ये सरकार की तरह आवाज़ उठाते हैं और उनको बताते हैं कि आपको ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, हमें अगले फ्यूचर के लिए या इस संगठन के लिए, अच्छे भलाई के लिए, इस संगठन की भलाई के लिए। उदाहरण के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ CII ने GST के कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जो GST आया था, उसके लिए भारतीय जो उद्योग थे, उनका एक जो संघ था, परिसंघ, उसने ये GST की प्रस्ताव रखा था सरकार के सामने। और इनमें हमारे बड़े जो प्राइवेट उद्योग हैं वे आ जाते हैं। सरकार के हित समूह सिद्धांत की व्याख्या। सिद्धांत, हित समूह, जैसे सरकार और हित समूह के बीच, इन सरकार ने जो हित समूह के सिद्धांत दिया उसकी व्याख्या करनी है इसमें, कि हित समूह सरकार पर दबाव डालते हैं और नीति निर्माण प्रक्रिया में प्रभाव डालते हैं। उदाहरण के लिए ग्रीन पीस इंडिया ने पर्यावरण नीतियों के सुधार के लिए सुझाव दिए थे। एक ग्रीन पीस इंडिया करके एक समूह संगठन था, उसने पर्यावरण नीतियों के सुधार के लिए सुझाव दिए थे। हित समूहों की विशेषताएं। इनकी विशेषताएं और तकनीकी ज्ञान। अपने क्षेत्रों में गहन ज्ञान और अनुभव होता है इन संगठनों का। जन समर्थन और जनमत निर्माण। मीडिया और प्रचार के माध्यम से जन समर्थन प्राप्त करते हैं ये। प्रभावशाली गठजोड़, अन्य संगठनों के साथ सहयोग करते हैं। राजनीतिक पार्टी और हित समूह में अंतर क्या है? राजनीतिक पार्टियां चुनाव लड़ती हैं और सरकार बनाने का प्रयास करती हैं, और बड़े पूरे यानी देश के लिए काम करती है। हरित समूह नीतियों पर प्रभाव डालने का प्रयास करती है, चुनाव नहीं लड़ती, और ये अपने समूह के लिए कार्य करती है, जो इनके समूह के लोग हैं। लॉबिंग क्या है? लॉबिंग नीति निर्माताओं पर विशेष मुद्दों पर प्रभाव डालने की संगठित प्रयास को लॉबिंग कहते हैं।
उदाहरण के लिए अमेरिकी कंपनियां अपने व्यावसायिक हितों की रक्षा के लिए लॉबिंग करती है सरकार पर, अपने ही व्यावसायिक हितों के लिए ही इस तरीके के कानून बनवाती हैं सरकार से कि उन्हें हित हो सके अपने व्यापार करने में। हित समूह द्वारा दी जाने वाली विशेषज्ञता, सरकार का गहन ज्ञान, तकनीकी जानकारी और विशेषज्ञ सलाह प्रदान कराना। उदाहरण के लिए जो ग्रीन पीस और भारतीय चिकित्सा संघ आईएमए ने अपने क्षेत्र में विशेषज्ञता प्रदान की है और सरकार को समय समय पर मदद करते रहते हैं। सामाजिक और धार्मिक हित समूह, सामाजिक जो उनके मुद्दे हैं, सामाजिक न्याय, समानता, आर्थिक स्वतंत्रता, शिक्षा, स्वास्थ्य, बाल अधिकार आदि। उदाहरण के लिए दलित जो सामाजिक में है, दलित अधिकार समूह, महिला सशक्तिकरण संगठन, ये सामाजिक मुद्दे हैं। हित समूह के कार्यान्वयन की पारदर्शिता और जवाबदेही, पारदर्शिता वित्तीय स्रोतों और निर्णय लेने की प्रक्रिया में स्पष्टता, जवाबदेही अपने कार्यों के लिए उत्तरदायित्व और जवाब देना। हित समूह द्वारा पक्षपात और अनुचित लाभ, केवल अपने सदस्यों के फायदे के लिए काम करना इनका एक मुद्दा है, और व्यापक जनहित की उपेक्षा करना, किससे सभी की विश्व स्तर पर सभी का भला होगा अगर हम अपने एक समूह के लिए आवाज़ उठा रहे हैं तो। उदाहरण, शक्तिशाली समूह द्वारा नीतियों को अपने पक्ष में मोड़ना। हित समूह के बीच प्रतिस्पर्धा और संघर्ष, प्रभाव, इसका प्रभाव क्या रहता है? इस प्रतिस्पर्धा के कारण नीति निर्माण में विलंबन होता है, जो नए नियम कानून बनाते हैं उसमें विलंबन होता है, क्योंकि कंपटीशन, संघर्ष चलता रहता है एक दूसरे के बीच में इनका कि नहीं ये नहीं बनना चाहिए, कोई विपक्ष बोलता है नहीं बनना चाहिए, ये कहते हैं हमें बनाना है कानून, नियम कानून, तो इसमें लेट होता है एक डिसीजन पे नहीं आ पाते हैं इतनी जल्दी। नीतियों में असंतुलन, नीति निर्माताओं पर दबाव और सामाजिक असमानता। उदाहरण के लिए विभिन्न समूह के बीच संघर्ष से नीति निर्माण प्रक्रिया जटिल हो जाती है, उसको बनाने में, नए नियम कानून बनाने में मुश्किल आती है। हित समूह लोकतंत्र और नीति निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये विशेषज्ञता, इनमें क्वालिटी होती है, इनमें जानकारी होती है, इनके पास बहुत सारी अपने सेक्टर के विशेषज्ञ होते हैं, ये इनके पास तकनीकी ज्ञान होता है, क्योंकि ये उसी सेक्टर के बारे में बात कर रहे हैं तो इनको उनके बारे में जटिलता, उनके लिए छोटे से छोटा रूट से पता है कि क्या हमें करवाना है क्या नहीं करना। जन समर्थन इनके पास रहता है, जन समर्थन के माध्यम से नीतियों पर प्रभाव डालते हैं। हालांकि इनके बीच प्रतिस्पर्धा और संघर्ष नीति निर्माण में जटिल बना सकते हैं और असंतुलन पैदा कर सकते हैं। इसलिए पारदर्शिता और जवाबदेही जैसे सिद्धांतों का पालन करना आवश्यक है, ताकि नीतियां हैं अधिक संतुलित और व्यापक जनहित के रूप में आ सकें। नीति निर्माण में हित समूह की भूमिका क्या है? प्रभाव और दबाव। हित समूह सरकार पर दबाव डालते हैं ताकि उनकी मांगें मानी जाएं। वे प्रदर्शन, रैलियां और अन्य गतिविधियों के माध्यम से अपनी आवाज़ उठाते हैं। जानकारी और विशेषज्ञता, कई बार सरकार को विशेष मुद्दों पर विशेषज्ञता की जरूरत पड़ती है। किसी सेक्टर में कुछ काम करने के लिए हित समूह और विशेषज्ञता जानकारी प्रदान करते हैं जो नीति निर्माण में सहायक होती हैं। जन समर्थन, हित समूह जन समर्थन जुटाकर सरकार पर दबाव बनाते हैं। वे जनता की राय को संगठित करते हैं और नीतियों पर जनमत तैयार करते हैं। हित समूह के प्रकार, एक व्यावसायिक समूह, ये व्यापार और उद्योग से जुड़े होते हैं और व्यापारियों के हितों के प्रतिनिधित्व करते हैं। उदाहरण के लिए भारतीय उद्योग संघ सीआईआई ने जीएसटी, वस्तु एवं सेवा कर कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने सरकार को विभिन्न कर सुधारों के सुझाव दिए थे। मजदूर संघ, ये मजदूरों और कर्मचारियों के हितों की रक्षा करते हैं। उदाहरण के लिए भारतीय मजदूर संघ बीएमएस ने मजदूरों के वेतन में वृद्धि और कामकाजी परिस्थितियों में सुधार के लिए समय समय पर हड़तालें और विरोध प्रदर्शन किए। कृषि समूह, ये किसानों के हितों के प्रतिनिधित्व करते हैं। सामाजिक और धार्मिक समूह, ये विभिन्न सामाजिक और धार्मिक मुद्दों पर काम करते हैं। प्रकार हो गए, चुनौतियाँ हो गई। हित समूह की चुनौतियाँ, पक्षपात और अनुचित लाभ। कई बार हित समूह केवल अपने सदस्यों के फायदे के लिए काम करते हैं और व्यापक जनहित की उपेक्षा करते हैं। उनकी हमें औरों को नहीं देखना, अभी हमें अपने सदस्यों की जो मांग हम कर रहे हैं वो पूरी करनी है। अधिकारों का दुरुपयोग, कुछ हित समूह अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल कर सकते हैं और भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे सकते हैं। प्रतिस्पर्धा और संघर्ष, विभिन्न हित समूहों के बीच प्रतिस्पर्धा और संघर्ष की नीति को प्रभावित कर सकता है। ये कुछ कॉन्सेप्ट हो गया ऊपर का, और इसमें मैंने 10 क्वेश्चन और ऐड किए हैं इस चैप्टर से रिलेटेड। आप इनको भी गो थ्रू कर लीजिएगा
और आपकी थोड़ी मदद हो जाएगी एग्ज़ाम में इस चैप्टर को कंप्लीट करने में, इस चैप्टर को समझने में। मैं इसको सिर्फ इतना ही कराता हूँ कि नहीं तो पूरी वीडियो पढ़ने में, इसको समझाने में आपको लेंथी हो जाती है, और फिर आपको पूरी वीडियो देखने में आपको टाइम भी वेस्ट होता है। आप इसको स्पीड अप करके देखते हैं तो फिर आपको समझ नहीं आएगा कुछ ज़्यादा। तो आप पीडीएफ में रीड कर लीजिएगा इसको, या मैं इसके 5 क्वेश्चन कुछ मोटे मोटे रीड कर देता हूँ ऊपर के। हित समूह की परिभाषा दीजिए, इसका गठन कैसे और क्यों होता है, जो मैंने ऊपर बताया था आपका। हित समूह वे संगठन होते हैं, सबसे पहले उसकी परिभाषा लिखनी है हमें। फिर ये समूह संगठन कैसे और क्यों होते हैं, फिर कैसे होते हैं, इनका गठन कैसे होता है, इसके बारे में साझा हित, संघ और संगठन, प्राकृतिक आपदाएं और घटनाएं, संवैधानिक और कानूनी संरचनाएं, और फिर क्यों होते हैं, विशेष हितों की रक्षा के लिए, नीति निर्माण पर प्रभाव डालने के लिए, सामूहिक आवाज़ बनने के लिए, संसाधनों का समन्वय करने के लिए, समान मुद्दों पर समर्थन एकत्रित करने के लिए, और फिर लास्ट में कंक्लूजन। सेकंड क्वेश्चन, लोकतंत्र की कार्य प्रणाली में राजनीतिक दलों की तुलना में हित समूह को कैसे महत्व मिला। तो पहले राजनीतिक दल और हित समूह दोनों लोकतंत्र की कार्य प्रणाली में महत्वपूर्ण घटक है, लेकिन उनकी भूमिकाएं थोड़ी अलग अलग हो सकती हैं। राजनीतिक दल यह संगठन होता है जो चुनावों में भाग लेता है और सरकार बनाता है और व्यापक नीतिगत मुद्दों पर अपनी जनता का प्रतिनिधित्व करता है। हित समूह संगठन विशेष मुद्दों, नीतियों और हितों की रक्षा और प्रवर्धन के लिए कार्य करता है। इसका मुख्य उद्देश्य नीति निर्माता पर प्रभाव डालना है। हित समूह को कैसे महत्व मिला है राजनीतिक दलों के बजाय? विशेषज्ञता और तकनीकी ज्ञान, विशेष मुद्दों पर ध्यान, संगठित लॉबिंग और जन समर्थन और जनमत निर्माण, सामाजिक न्याय और नागरिक अधिकार। आपको इनको एक्सपेंड करके लिखना है, इन आंसर को हेडिंग से आप सेम याद रख सकते हैं। न्याय हस्तक्षेप और प्रभावशाली गठजोड़, और लास्ट में कंक्लूजन। थर्ड क्वेश्चन, सरकार के हित समूह सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। सरकार के हित समूह के सिद्धांत की छोटी परिभाषा लिखनी है आपको। जो सरकार के हित समूह सिद्धांत है, गवर्नमेंट इंटरेस्ट ग्रुप थ्योरी। यह सिद्धांत कहता है कि सरकार विभिन्न हित समूह के साथ संवाद और सहयोग के माध्यम से नीतियों का निर्माण और क्रियान्वयन करती है। यह सिद्धांत मानता है कि लोकतांत्रिक सरकारें विभिन्न हित समूह के विचारों और दबावों को ध्यान में रखकर संतुलित और प्रतिनिधि नीतियाँ बनाते हैं। इसकी विशेषताएं कुछ: पारंपरिक संवाद, नीति निर्माण, सहभागिता, समर्थन और विरोध, लोकतांत्रिक संतुलन। उदाहरण के लिए व्यापारिक हित समूह कुछ हैं ये हमारे पास। एक तो ये हमारे उद्योग परिसंघ था, फिर एक हमारा फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री FICCI। जैसे व्यापारिक समूह सरकार के साथ संवाद करके व्यापारिक नीतियाँ, कर सुधार और आर्थिक नीतियों पर सुझाव देते हैं। फिर पर्यावरण हित समूह और सरकारें, जैसे वाइड फॉर नेचर WWF जैसे पर्यावरण समूह पर्यावरण नीतियों पर सरकार के साथ काम करते हैं। कर्मचारी संघ और सरकार, कृषि हित और समूह सरकार, इनके आप उदाहरण दे सकते हैं। और इसका लास्ट में कंक्लूजन। फिर फोर्थ क्वेश्चन है, हित समूह की विशेषताएं क्या हैं? विशिष्ट मुद्दों पर केंद्रित, प्रभावशाली संगठन और संसाधन, और नीति निर्माण में सहभागिता, जनसंचार और लॉबी, और सरकारी नीतियों पर प्रभाव डालते हैं। पांचवा क्वेश्चन, राजनीतिक पार्टियां हित समूह से कैसे भिन्न हैं? उद्देश्य इनके हम एक तालिका बना सकते हैं, टेबल भी बना सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी लिख सकते हैं। राजनीतिक पार्टियां से उद्देश्य और प्रकार, राजनीतिक पार्टियों के हित ये ऐसे हैं और हित समूह के ऐसे हैं। और फिर संगठन और संसाधन, राजनीतिक पार्टियों का संगठन इस तरीके से काम करता है और हित समूह का इस तरीके से काम करता है। गतिविधियाँ और उद्देश्य क्या क्या हैं इनकी इस तरीके से है और हित समूह का इस तरीके से है। लॉबिज्म की आपकी एक परिभाषा है, ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति, समूह या संगठन सरकारी निर्णयकर्ताओं या निर्णय लेने वाली अन्य व्यक्तियों के साथ संपर्क करते हैं ताकि वे अपने हितों या अनुबंधों को प्राप्त कर सकें। यह सामान्यतः नीति निर्माण प्रक्रिया में दिखाई देता है, जहां समूह या संगठन अपने हितों को प्रभावित करने के लिए सरकारी निर्णयकर्ताओं के पास जाते हैं और सरकार से अपने हितों की रक्षा करने के लिए प्रयास करते हैं, और उनका उद्देश्य समाज के प्रभाव डालना होता है, ना कि सत्ता में आना होता है। सामाजिक प्रभाव राजनीतिक पार्टियों का क्या होता है और हित समूह का क्या होता है, ये फिर 5 क्वेश्चन मैंने आपको छोटे छोटे मोटे मोटे बता दिए हैं। अब बाकी के 5 क्वेश्चन आप इसमें से पढ़ लीजिएगा PDF में। आप कमेंट करके मांग सकते हैं आप PDF, और मैं आपको पर्सनली आपको शेयर कर दूंगा PDF इनकी। ये मैंने आप के लिए बनाई हुई हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय। ये नीचे क्वेश्चन है 6th 7, ये ऐसे ही 10 क्वेश्चन है पूरे आपके नीचे तक।
लास्ट में 10 क्वेश्चन है। आपको अगर ये पीडीएफ अच्छी लगे, आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगे चैप्टर की, ये नोट्स अच्छे लगे, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप पे, टेलीग्राम ग्रुप पे, जिससे औरों को भी मदद हो जाए इन नोट्स से। और आपका धन्यवाद यहाँ तक देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।